हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रहमान स्टडी जोन। बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग केवल सिंपल क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, क्योंकि इसमें अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन को शामिल नहीं किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ जब फ्रिक्शन को भी ऐड कर दिया जाएगा फोर्स में, तो उसकी एक दूसरी वीडियो आपको जो मिलेगी उसमें क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेंगे। आज भी कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हैं, लेकिन थोड़ा सा उतने ज़्यादा हैवी लेवल के नहीं होंगे। बाकी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आज का लेक्चर। थ्योरिकल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे बेटा, 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत तेज़ी में हम लोग को चलना है। थ्योरिकल क्वेश्चन जो होंगे सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर, सीधे लॉ के ऊपर, ठीक है, जिसमें जहाँ समझाने वाली बात होगी वहाँ समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो चेंज नहीं हो रही है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा में जा रहा है। अब फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस काम के लिए? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इट्स स्पीड। अगर हम इसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहें तो ये ऑप्शन गलत है बेटा, क्योंकि स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑप्शन में पूछ रहा है कि हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किस काम के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड है डिक्रीज द मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम को डिक्रीज करना चाहें, मोमेंटम यानी संवेग किसको बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। यानी अगर मोमेंटम को डिक्रीज करना है मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, तो इसके लिए भी हमको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन को अगर आप चेंज करना चाहोगे तो भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। चौथा है कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसको ऐसे ही हम चलाते रहें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फिर हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट उसी रास्ते पर उसी स्पीड से चलता रहे, कोई चेंजिंग ना हो, तो उसके लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। तो थ्योरिकल क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझते हुए समझना है, समझ के करना है इसको, जल्दीबाजी वाला कोई काम नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड लॉ गिव द मेजर ऑफ। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, वो हमको किस चीज़ का मेजरमेंट देता है, किसकी माप देता है? तो वो मेजरमेंट किसका देता है बेटा? फोर्स के बारे में। मेजरमेंट किसका देगा? फोर्स का, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या है? फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सेकंड लॉ से हम फोर्स का मेजरमेंट करते हैं कि फोर्स कितना चाहिए मोमेंटम में चेंज करने के लिए, कितने हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, 20 किलोग्राम 20 kg का हमारे पास एक बॉडी है। इसकी जो वेलोसिटी है डिक्रीजेज फ्रॉम 20 to 5। इसकी जो वेलोसिटी है डिक्रीज हो रही, घट रही है 20 से 5, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। और इस दौरान उसने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो बताइए फोर्स कितना लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, ये आपको बताना है। तो फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स का फॉर्मूला तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको बॉडी का दे रखा है 20 kg, और एक्सेलरेशन कितना ये पता करेंगे। और एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को। वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है 20 से 5, स्पीड 20 से 5, यानी स्पीड कम हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा बल्कि वो रिटार्डेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कितना कैसे निकालोगे? v² बराबर u² प्लस 2a इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है, डिस्टेंस 100 मीटर। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। ये 25 हो गया, ये आपका 400 हो गया, प्लस का 200a। इसको लाके जब यहाँ माइनस करोगे तो माइनस का 375 डिवाइडेड बाई 200, ये आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू बेटा देखो माइनस में आ रही है, माइनस का मतलब रिटार्डेशन। तो फोर्स जो आएगा आपका माइनस में आएगा। इस ए की वैल्यू जब यहाँ लगा दोगे तो आपको फोर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो फोर्स इज इक्वल टू हमको मिल गया, मास हमारा 20 kg और एक्सेलरेशन आया है माइनस का 375 डिवाइडेड बाई 200। तो 20 से 200 को कैंसिल करेंगे 10 मिल जाएगा, और 10 यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया माइनस का 37.5 फोर्स है। तो न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 37.5 न्यूटन। ठीक है, माइनस क्यों आया? क्योंकि रिटार्डेशन है, स्पीड कम हो रही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है? द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 2000 kg।
2000 किलोग्राम द्रव्यमान किसका दिया हुआ था, लिफ्ट का मास दिया हुआ है। व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, लेकिन जो इसको सपोर्टिंग केबल लगी हुई है, जो इसको सपोर्ट दे रही है, जिस केबल से लटकी हुई है लिफ्ट, वो सपोर्टिंग केबल के अंदर टेंशन है वो 28,000 का है। तो देखिए इसका जो लिफ्ट का मास है वो कितना है, 2000 kg, यानी अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसमें जी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर जी की वैल्यू 10 भी ले लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000, यानी एक्चुअल वेट जो लिफ्ट का है वो 20,000 है, 20,000 है, लेकिन उस केबल के ऊपर कितना टेंशन पड़ रहा है, 28,000। इससे हिंट मिल रही है कि इसका मतलब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी। ठीक है, तो कह रहा बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है। लिफ्ट जब भी ऊपर जाती है तो उसकी जो सपोर्टिंग केबल होगी, उसकी जो डोरी होगी, जो भी स्ट्रिंग से लटका हुआ है, उस स्ट्रिंग का टेंशन जो होगा वेट से ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे ये बात क्लियर होगी कि लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, तो जो ऑप्शन आने वाला है हमारा इन दोनों में से ही कोई आएगा, अपवर्ड। अब वैल्यू पता करनी है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उस लिफ्ट के अंदर डोरी में जो टेंशन होता है उसका फॉर्मूला mg+a होता है, और यही लिफ्ट अगर नीचे जा रही होती तो टेंशन का फॉर्मूला mg-a हो जाता है, जहाँ a होता है एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हमसे पूछा है लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो टेंशन बेटा दे रखा है डोरी के अंदर 28,000, मास दे रखा है इसका 2000 kg, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक, और a हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल कर लो, 3 0 कैंसिल हो गए, 2 से हमने डिवाइड किया, ये हो गया 14, और इधर आपको मिल गया 10 + a, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 4 मीटर/सेकंड²। ठीक, अपवर्ड जा रहा है, कैसे मालूम चला, क्योंकि टेंशन उसके वेट से ज़्यादा है। ठीक, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 4 मीटर/सेकंड² अपवर्ड, तो ये आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला फॉर ट्रू फोर्स, सही बल का समीकरण क्या है, फोर्स का सही इक्वेशन क्या है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp/dt, जिसमें आप इस मोमेंटम को कह सकते हो मास इनटू वेलोसिटी, तो dmv/dt। तो ये हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, dmv/dt, सही फॉर्मूला ये है। बाकी डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मास में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो मास का हम डिफरेंशिएशन 0 कर लेते हैं, तो मास को आगे कर लिए तो केवल dv/dt ले देते हैं, वो भी आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा। लेकिन न्यूटन का जो सही फार्मूला है बेटा वो ये है dmv/dt। अगर इसको और भी हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन फिलहाल मैच कर गया है लेकिन थ्योरिकल समझ लो, अगर इसको और भी हम सॉल्व करते तो क्या मिल जाता, जब भी 2 वेरिएबल हों, ठीक है, 2 वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसमें एक बार पहले वेरिएबल को छोड़ते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर एक बार दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो फार्मूला हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से जो dv/dt है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको आप एक्सेलरेशन कह दोगे, तो फोर्स का फार्मूला बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी इंटू dm/dt। आगे चल के भी आपको कुछ क्वेश्चन इस फार्मूले पे मिलेंगे। डेली लाइफ में हम ये मान के चलते हैं कि समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ मास में कोई चेंज नहीं होता, तो डेली लाइफ में dm/dt को हम जो 0 मान लेते हैं, इसीलिए ये पोर्शन हट जाता है और फार्मूला बन जाता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F = m × a, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं छोटे क्लासों से। लेकिन ये सही फार्मूला नहीं है, ये तब है जब मास टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार, एक आदमी एक ओपन कार में बैठा हुआ है, मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है। इस वर्ड पे ध्यान देंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ना उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, वो क्या करता है, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है, तो द बॉल फॉल्स, तो गेंद गिरती है, कहाँ पर गिरती है बेटा, पहला ऑप्शन दिया आउटसाइड द कार, कार के बाहर गिर जाती है। दूसरा है इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, कार के अंदर गिरेगी लेकिन आदमी के आगे गिरेगी। सेकंड है इन द कार टू द साइड द पर्सन, कार में गिरेगी लेकिन पर्सन के यानी उस आदमी के बगल में गिरेगी। और तीसरा है एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट, सीधे उसी हाथ में गिरेगी जहाँ से इसको फेंका गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप क्या आइडिया लगाते हो बेटा, जब हमारी कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, सारे क्वेश्चन का जो बेस है वो ये है, अगर हमारी कार जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ये वेलोसिटी हमको दे रखा है v, तो इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो ऊपर की ओर फेंकने के लिए आप इसको कुछ फोर्स लगाओगे, कुछ वेलोसिटी दोगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको फेंकेंगे तो इसमें 2 वेलोसिटी काम करेगी, एक तो आपने वर्टिकल फेंका ऊपर तरफ और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही वाली काम करेगी।
ठीक, किसी भी मूविंग चीज़ से कोई चीज़ फेंकी जाए, गिराई जाए, तो उसके पास वही वेलोसिटी मिलती है जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी। तो कार की जो वेलोसिटी v है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस गेंद के पास दो वेलोसिटी हुई, एक आपने ऊपर फेंका और एक हॉरिजॉन्टल वाली, तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी वही है। तो कार जो ऊपर की डिस्टेंस कवर करेगी वो इसकी वजह से, लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से कार जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, और ये दोनों वेलोसिटी सेम है। तो जितनी देर में कार जितनी दूर आगे जाएगी उतनी देर में बॉल भी उतनी ही दूर आगे जाएगी। इसलिए कार आगे जा रही है, बॉल को आपने ऊपर फेंका, ये बॉल ऐसे मोशन करते हुए ठीक उसी जगह पर फिर आपके हाथ में गिरेगी आकर। ठीक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, ये अपना काम कंटिन्यू करता रहेगा। जिस स्पीड से कार आगे बढ़ रही है उसी स्पीड से आपकी बॉल भी इधर आगे बढ़ रही है, साथ साथ वो ऊपर भी जा रही है, वो इसकी वजह से। ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात इसमें आ गई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? फोर्थ नंबर एग्जैक्टली इन द हैंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे थ्योरिकल क्वेश्चन हैं सब, ज़्यादातर थ्योरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, अच्छे अच्छे थ्योरिकल क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बिल्कुल 9th के लेवल का। व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, जब कोई बस अचानक टर्न लेती है, मुड़ती है। द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ, तो यात्री जो होते हैं, पैसेंजर जो होते हैं वो आउटवर्ड यानी बाहर की ओर, यानी दूसरी डायरेक्शन में गिर पड़ते हैं। वो किसकी वजह से होता है? तो रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन बेटा इसका पहले ही सही होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। ठीक, क्योंकि जब बस चल रही थी तो सारे यात्री उसके साथ साथ चल रहे थे, बस को फोर्स लगाकर अचानक टर्न ले लिया गया, मान लीजिए लेफ्ट में, तो बस के ऊपर फोर्स लगा है, लेकिन जो यात्री हैं, जो पैसेंजर हैं, उन पर कोई फोर्स नहीं लगा। और न्यूटन लॉ कहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में बना रहेगा, जिस पोजीशन में है कंटिन्यू उसी में रहेगा। तो बस तो आपके लेफ्ट में टर्न कर गई, लेकिन यात्री अपनी प्लेस पर रहना चाहते हैं, इसलिए वो लगता है राइट साइड की ओर टर्न हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड? एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन समझिए, लैंग्वेज देखने बहुत सिंपल लग रहा है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया एक बॉडी के ऊपर जिसका वेट 9.8 न्यूटन है, और पूछा बताइए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। फिर जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, इस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन आएगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमने कितना लगाया है? 5 न्यूटन का। ठीक है, तो फोर्स तो आपने 5 का लगाया, लेकिन मास कितना है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, उसका मास तो दिया नहीं है। मास के बदले में आपको क्या दिया? वेट दिया है। तो पहले यहाँ से आप इसका मास पता करिए। तो वेट से मास कैसे निकालोगे बेटा? तो वेट बराबर होता है मास इंटू जी। वेट आपको दे रखा है 9.8 न्यूटन, मास नहीं पता, जी की वैल्यू 9.8, ये कैंसिल आउट हो गया, एम की वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब इसका जो मास था वो 1 था। तो जैसे 1 से डिवाइड किए, फिर आपको आंसर मिल गया 5। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार का इंजन है जो उस कार के अंदर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यानी त्वरण पैदा करता है। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास, अगर ये कार इसी तरह की एक दूसरी कार को भी खींच रही हो तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? ए बराबर F/m। अब देखिए जो इंजन लगा है, इंजन तो एक ही है, दूसरी कार बाद में उसके साथ जुड़ गई, लेकिन वो चल नहीं रही है। इसी इंजन को जिम्मेदारी दी गई है कि दूसरी कार को भी खींचे। तो इंजन तो वही है, यानी इंजन का फोर्स तो वही होगा, यानी F की वैल्यू सेम हो गई। F की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब F की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? मास पर। कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास को आप बढ़ाओगे एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। पहले एक गाड़ी खींच रहा था तो एक्सेलरेशन 4 का था, अब वही इंजन 2 कार को खींच रहा है सेम मास की, यानी मास को आपने डबल कर दिया। तो जब मास को आप डबल कर दोगे बेटा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जब मास को डबल कर देंगे, मास को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउन हो जाएगा। मास को आप डबल कर रहे हो तो ये आधा हो जाएगा। तो पहले कितना था? 4 था, तो अब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे ही मिल गया आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो यहाँ से फॉर्मूला बना के अगर लिखना हो तो कैसे करेंगे इसको? लिखना है तो लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू M2/A1, क्योंकि इनवर्स
रिलेशन है। तो ए पहले हमारा 4 था, बाद का एक्सेलरेशन निकालना है, पहले मास मान लीजिए m था, बाद का मास 2m कर देंगे। 2m क्यों करेंगे? क्योंकि सेम उसी जैसी एक दूसरी कार को वो खींच रहा है। ठीक, तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन वेरी विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, यानी किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसकी इक्वेशन दे रखा है p इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, जहाँ पे a और b क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो नेट फोर्स कितना होगा? देखिए मोमेंटम दिया है, फोर्स पूछ रहा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी इस मोमेंटम के चेंज होने की रेट पता कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, 0 हो गया, प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट है और t का स्क्वायर लगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा 2t, यानी आपको फोर्स की वैल्यू कितनी मिल गई? 2bt। ऑप्शन अब आ गया 2bt, आपका आंसर हो गया। तो 2bt ऑप्शन नहीं दिया है, बल्कि ये दे रहा है कि जो आपका जो नेट फोर्स है बॉडी पे जो काम कर रहा है, ऑप्शन में एक कांस्टेंट होगा। तो हम देख रहे हैं नहीं, कांस्टेंट तो नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स है 2 और b कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे t है, टाइम, यानी हमारा जो फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। फिर हम कहेंगे क्या हो रहा है? तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल है टाइम पर। तो प्रोपोर्शनल है टाइम पर कैसे? ऑप्शन नंबर बी, प्रोपोर्शनल टू टी पर डिपेंड है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं। प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वो भी कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड अगेन अ वॉल विद अ वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड इट्स चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एक बॉडी है जो m मास की है, v स्पीड से जा रही है, v वेलोसिटी के साथ, वो किसी दीवार से टकराती है और टकराने के बाद रीबाउंड होती है, रीबाउंड हो गई, रीबाउंड्स होती है, यानी दोबारा टकराकर उसी रास्ते पे सेम स्पीड से लौटती है, यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं। तो ये मान लीजिए एक दीवार है, इस दीवार के साथ ये एक बॉडी है m मास की, ये v वेलोसिटी से जा रही है बेटा, ये इससे जाके टकराती है और सेम उसी स्पीड से वापस लौट आती है। स्पीड में कोई चेंज नहीं, मास में कोई चेंज नहीं। तो जब सेम स्पीड से आ रही है तो कह रहा क्या चीज़ पूछा आपसे? द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? बेटा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देख रहे हो मोमेंटम की वैल्यू तो नहीं बदलेगी, पहले भी मास और वेलोसिटी वही थी, अभी भी मास और वेलोसिटी वही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी मोमेंटम में चेंज है। कैसे निकालेंगे? इनिशियल मोमेंटम, यानी पहले का मोमेंटम कितना था? तो मास इंटू वेलोसिटी, यानी m इंटू वी। ठीक, बाद का मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो फिर लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन इस बार हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो इस तरफ आ गई, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, तो माइनस भी कर लो, ये जाएगा माइनस का एम वी। ठीक, अब क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं था कि पहले इधर जा रही थी पूरब में, बाद में पश्चिम, हो सकता है बॉल इधर से पहले आई हो और टकरा के इधर चली गई हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल सिंबल पे भी हमको ध्यान नहीं देना है, बस ये मालूम है एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, तो हमने पहले वाला पॉजिटिव मान लिया तो बाद वाला नेगेटिव मान लिया। ये फाइनल मोमेंटम हो गया, ये इनिशियल। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया? तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दीजिए, तो माइनस एम वी और माइनस एम वी, ये हो जाएगा माइनस का 2 एम वी, यानी चेंज कितने का आया? 2 का आया, और ये माइनस सिंबल बता रहा डायरेक्शन के बारे में, तो चेंजिंग कितने की आएगी? 2 एम वी की आएगी। मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? 2 एम वी। चलो नेक्स्ट है बेटा, इफ रोप ऑफ लिफ्ट, यानी एक लिफ्ट की जो रस्सी है ब्रेक्स सडनली, यानी अचानक टूट जाती है, एक लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है, द टेंशन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ लिफ्ट, तो लिफ्ट का जो सरफेस है, लिफ्ट की जो सतह है, वो कितना टेंशन लगाएगी, यानी कुल मिला के आप डोरी में टेंशन कितना होगा? तो जब भी बेटा लिफ्ट नीचे टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी डोरी उसकी, तो क्या होगा? इस समय लिफ्ट नीचे गिर रही होगी, और इस समय जो लिफ्ट नीचे गिर रही होगी वो किसी मोटर की वजह से नहीं, क्योंकि मोटर से उसका कॉन्टेक्ट टूट चुका है। अब जो लिफ्ट नीचे गिर रही है उसके गिरने का एक्सेलरेशन वही होगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू को जी के बराबर लेंगे, और आपको मालूम है जब लिफ्ट नीचे आती है तो टेंशन का फॉर्मूला होता है एम जी माइनस ए, लेकिन दिए गए क्वेश्चन के लिए ए और जी आपस में बराबर है, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन वही होगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0, 0 इंटू एम कर देंगे तो आ जाएगा 0, यानी इस समय डोरी में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, आंसर आ जाएगा 0। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग इज द पॉसिबल, यानी स्विमिंग पॉसिबल होती है किसकी वजह से? आप तैरते हो पानी में तो किसकी वजह से? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ की वजह से, ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं, थर्ड लॉ की वजह से रहता है ना। चलो अब जो अभी हमने फार्मूला बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ का,
उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया। देखिए, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। यानी हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट मतलब जो मोटर पे चलने वाली बेल्ट होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए पुली लगी हुई है, दो तरफ मोटर लगी हुई है, इसके ऊपर ये बेल्ट है, ये बेल्ट इसके साथ साथ ये मोटर चल रही है और ये बेल्ट कंटिन्यू ऐसे चल रही है। इस बेल्ट के ऊपर क्या किया जा रहा है, सैंड यानी बालू या मिट्टी जो भी समझ लीजिए, बालू गिराया जा रहा है बेटा, बालू गिरा रहे हैं। और कैसे गिरा रहे हैं, m kg पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में m किलोग्राम बालू इसके ऊपर कंटिन्यू इसके ऊपर बालू गिराया जा रहा है। तो बालू गिराने से क्या इसकी स्पीड में कोई फर्क आएगा, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर है जब इसके ऊपर आप बालू कंटिन्यू गिराओगे तो इसकी स्पीड में फर्क आएगा, लेकिन हम चाहते हैं वो स्पीड जो है, वेलोसिटी जो हो वो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए मोटर को अपनी कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स नेसेसरी होगा, हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो फोर्स का बेटा जो ट्रू फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू m dv/dt और प्लस v dm/dt। ठीक, ये फार्मूला बताया गया था, मेन फार्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, m इक्वल टू dp/dt। फिर हमने p को क्या किया, p की जगह पर लिख दिया मास इंटू वेलोसिटी/dt। और मास इंटू वेलोसिटी दोनों अगर वेरिएबल हैं, क्योंकि दोनों इस बार चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बालू इसके ऊपर गिराते जाओगे इसका मास क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा था, यहाँ मास कांस्टेंट नहीं है। तो इस वाले केस में ये फॉर्मूला पूरा लगेगा, F बराबर m इंटू ए नहीं लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में एक तो गिवन है मास की जो रेट है, टाइम के साथ साथ मास में क्या चेंजिंग आ रही है। कह रहा हर एक सेकंड में m किलोग्राम मास चेंज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इसकी आपको वैल्यू दे रखा है, dm/dt की वैल्यू कितनी दिया बेटा, dm/dt की वैल्यू आपकी जी हो गई, ये हो गई m, तो ये हो गया हमारा v इंटू एम, प्लस इधर आ जाइए, इधर आपका m और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी इसकी वैल्यू आपको दे दिया 0। तो ये पूरा पोर्शन तो 0 हो गया, ये बचा। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या बना, mv, और ये आपका आंसर हो गया mv न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ने में बेटा बहुत आसान लग रहा है, थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लिए हमने ताकि आपकी बढ़िया तैयारी हो सके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, n स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m, हमारे पास छोटी छोटी बहुत सारी गेंदें हैं, कितनी गेंदें हैं, n, और हर एक का मास m हो गया। तो टोटल मास कितने हो गए बेटा, टोटल मास हो गए m इंटू n, ये आपका टोटल मास हो गया। इम्पिंग्स इलास्टिकली ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में क्या करती हैं, टकराती हैं किसी सरफेस से u स्पीड के साथ, हर एक सेकेंड में ये टकरा रही हैं बारी बारी u स्पीड के साथ। तो ये हमारा टोटल मास हो गया सारी गेंदों का। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, सारी गेंदों का जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको u दिया हुआ है, यानी ये हो गया मोमेंटम। ठीक, टोटल सारी बालों का मिला के ये मोमेंटम हो गया। और क्वेश्चन आपसे पूछा द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस, उस सरफेस के द्वारा कितना फोर्स महसूस होगा, यानी उस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होने की रेट क्या है। पहले एक भी बॉल नहीं टकराई थी, मोमेंटम था 0, एक सेकंड के अंदर इतनी बाल टकराई गई तो इतना मोमेंटम आ गया, यानी मोमेंटम में चेंजिंग आ गई। तो मोमेंटम में चेंजिंग कितनी आई, mn/u के बराबर, कितनी देर में आई, हर एक सेकंड में, बोला पर सेकंड, ईच सेकंड, तो टाइम एक लेंगे तो आंसर आ जाएगा mn/u, यही आपका फोर्स आ गया mn/u। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड बाई F इक्वल टू 6i माइनस 8j प्लस 10k, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है उसको वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, एंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके अंदर एक्सेलरेशन है। तो बताइए उसका मास कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें आपसे मास के बारे में पूछ रहा है तो मास हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हमको चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपको 1 दे रखा है, फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो जब कोई वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 10√2। ये वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, फोर्स की वैल्यू आ गई 10√2। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, 10√2 kg आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 10√2 kg। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं बेटा, जिसको स्पीड ज़्यादा लग रही हो क्वेश्चन को आराम से रोक रोक कर अपने मोबाइल में अपना मोबाइल में या जिसमें भी आप देख रहे हैं
रोक रोक के आराम से समझ के करेंगे। अ कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक इज केप्ट ऑन द बैलेंस, बैलेंस मतलब यहाँ पर हो गया तराजू की बात कर रहा है। एक तराजू के ऊपर एक सॉफ्ट ड्रिंक रखी हुई, कोल्ड ड्रिंक जिसको आप बोलते हो पेप्सी, कुछ कोला जो भी पीते हो। व्हेन द कैप ओपन, जब उसकी कैप को ओपन किया जाता है, देन द वेट, तो वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या होगा। देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई बैलेंस है, तराजू है, नीचे इसकी डिजिट बनी हुई है, यहाँ पे डिजिट बता रहा है, इसके ऊपर आपने एक बोतल रख रखा है फ्रिज की, जो भी हो, किसी भी कोल्ड ड्रिंक की। कह रहा जैसे ही इसका कैप हम ओपन करते हैं तो ये जो रीडिंग होगी, जो वेट की, क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो सिंपल समझिए, जैसे ही आप कैप हटाओगे तो इसके अंदर से क्या होगा, गैस निकलेगी, और जब गैस निकलेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। भाई गैस झटके के साथ निकलेगी यानी ऊपर फोर्स लगेगा, तो उसका रिएक्शन नीचे काम करेगा, तो जो रिएक्शन जब नीचे की तरफ लगाएगी तो क्या होगा, इसका वेट बढ़ेगा। ये बहुत देर तक नहीं ऐसा होगा, पल भर में सब कुछ होगा। शुरू में यानी डिजिट उसकी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और फिर तुरंत क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, पहले मान लीजिए इसका मास बता रहा था अपना, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी समझ लीजिए, मास मान लीजिए 200 ग्राम बता रहा है, यानी ऐसे लिखा हुआ 200.120 ऐसे कुछ लिखा हुआ है केजी में। जैसे ही इसको कैप को हमने ओपन किया तो ये रीडिंग थोड़ी देर के लिए आपकी 200.2 हो गई, 20 हो गई, कुछ भी हो गई, फिर तुरंत ही क्या होगा, कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो इससे भी कम हो जाएगा, यानी 200.05 ऐसे कुछ आ गया। ऐसा क्यों हो रहा, कि जैसे ही गैस झटके से निकली, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाई, और रिएक्शन फोर्स लगाने से जब उस बैलेंस के ऊपर फोर्स लगेगा तो ये रीडिंग बढ़ेगी, और कुछ ही पल के अंदर ही गैस निकल के चली गई। उसके बाद सब शांत हो गया, तो गैस निकल गई, गैस इसके अंदर थी, गैस निकल गई यानी मास कुछ कम हो गया, तो एक्चुअल रीडिंग इससे भी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सही होगा, पहले तो बढ़ेगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी यानी घट जाएगी। ठीक। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे डिपेंड है, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे होता है। अब मोमेंटम देखिए यहाँ दो लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम और नॉर्मल मोमेंटम। नॉर्मल मोमेंटम को आप लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। अभी जो हम लोग मोमेंटम पढ़ रहे हैं ये लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। एंगुलर मोमेंटम कब होगा, जब कोई बॉडी रोटेट करती है। तो यहाँ पर हमारा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड होता है, उसके कंजर्वेशन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, अ बर्ड वेट्स 2 kg एंड इज इनसाइड अ क्लोज्ड केज ऑफ 1 kg। एक चिड़िया है 2 किलोग्राम की और वो एक पिंजरे के अंदर है, जिस पिंजरे का वजन दिया हुआ है 1 किलोग्राम, यानी दोनों का मिला के टोटल वजन कितना हो गया, 3 किलोग्राम। 2 किलोग्राम की चिड़िया है और 1 किलोग्राम के पिंजरे के अंदर है। ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है, इफ इट स्टार्ट फ्लाइंग, अगर वो उड़ना चालू कर दे, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बर्ड एंड केज असेंबली। तो इस समय चिड़िया और पिंजरे का मिलाकर वजन कितना होगा। अभी वो चिड़िया पिंजरे के अंदर बैठी हुई है, उस समय टोटल वेट दोनों का मिला के 3 kg है। अगर वो चिड़िया पिंजरे से अंदर से जिस चीज़ पे बैठी हुई पिंजरे पे, वहाँ से उठ के वो पिंजरे के अंदर उड़ने लगे, तो उस केस में क्या वजन पे कोई फर्क पड़ेगा। यानी मान लीजिए आपका ये पिंजरा है, ये बैलेंस के ऊपर रखा हुआ, तराजू के ऊपर रखा हुआ है, तराजू के ऊपर ये पिंजरा रखा हुआ है, इस पिंजरे के अंदर एक चिड़िया बैठी हुई है, पिंजरे में जो उसका स्टैंड बना हुआ बैठने का, उस पर बैठी हुई है। उस समय इस रीडिंग की कुछ रीडिंग बता रहा 3 kg, और जैसे ही चिड़िया यहाँ से उड़ गई और उड़ने लगी उसी के अंदर, तो उस समय क्या इस वजन पे कोई फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा या वही रहेगा। तो इसका आंसर ये होगा, चिड़िया जैसे ही इस तराजू के ऊपर से उठी, लेकिन उठ के हवा में रुक तो सकती नहीं है, हवा में अपने वेट को बैलेंस कैसे करेगी, तो बैलेंस करने के लिए पर को क्या होगी, चलाएगी। जब पर को नीचे की ओर दबाएगी तो नीचे एयर इसको दबाएगा, और इस समय एयर उतना ही दबाएगी जितना उसका वेट है, कि उसके अपने वेट को बैलेंस करना है। तो उड़ने के लिए अपने वेट को बैलेंस करने के लिए नीचे फोर्स लगाएगी, और फोर्स उतना ही लगाएगी जितना उसका वेट होगा। तो यानी अभी भी हमारा तराजू की जो रीडिंग होगी वो वही रहेगी, 3 kg, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलने चालू हो गए। अभी थ्योरिटिकल क्वेश्चन चल रहे थे, थ्योरी की कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डायग्राम आपको बना कर, इसमें 2 ब्लॉक हैं, एक ए है एक बी है। ए जो है 7 kg का है और ये मेज के ऊपर रखा हुआ है। दूसरा इसके एक डोरी के साथ इस पुली से होते हुए बी जो है नीचे लटका हुआ है, बी का मास दिया हुआ 3 किलोग्राम। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए। तो जाहिर है ये बॉक्स जो है नीचे लटका हुआ है, तो इसका वेट नीचे काम कर रहा है कितना, 3g। ठीक। ये जो बॉक्स है ये मेज के ऊपर है, इसका सारा वजन जो है मेज के ऊपर काम करेगा 7g, और ये मेज इसको रिएक्शन दे देगा ऊपर, इसलिए इस वेट का मोशन में कोई योगदान नहीं होगा, मोशन में इसका कोई रोल नहीं होगा।
ठीक। अगर यहाँ फ्रिक्शन की बात होती तो क्वेश्चन बदलता। हमने बताया आपको कि अभी इस वीडियो में हमने फ्रिक्शन को शामिल नहीं किया है, तो अभी आप क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फोर्स की, उसमें हम फ्रिक्शन को भी शामिल करेंगे, तो हम तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की थ्योरी क्लियर हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ए और बी हमारा हो गया 3 kg 7 kg। अब ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, यानी मोशन ऐसे हो रहा है। और ये जो भी मोशन हो रहा है, इस मोशन का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमसे पूछा गया। तो हम जानते हैं कई भी बॉडी आपस में अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो कनेक्टेड मास का बेटा रूल क्या होता है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। और यहाँ पे नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि वो फोर्स जो मोशन करा रहा है, तो यहाँ पर जो भी मोशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये जो नीचे वेट काम कर रहा है 3G, यही इसको नीचे खींच रहा है। अब नीचे खींच रहा है, ये फोर्स तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है। देखिए इसके अलावा भी कोई फोर्स है क्या, तो हम देख रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर पीछे कोई फोर्स नहीं है, आगे कोई फोर्स नहीं है, ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो गया, इसका काम खत्म हो गया। यानी इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही फोर्स है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो नेट फोर्स हमारा हो गया 3G। और टोटल मास कितना होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये 7 kg का है और ये आपका 3 kg का है, तो हो गया नीचे 10 kg। 3G/10, जिसमें G की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा 10 ले लीजिए। तो G की वैल्यू जब 10 ले लेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया 3 मीटर/सेकंड का एक्सेलरेशन काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आ स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग एक हल्की सी डोरी है जो एक फ्रिक्शनलेस पुली से होते हुए गुजर रही है। डायग्राम बेटा हो सकता है हल्का दिख रहा हो आपको। ये 2 मास लटके हुए हैं, ये 6 kg का है और ये आपका 10 kg का है, 6 है, इधर 10 है। तो कह रहा है लटके हुए हैं, इसमें से 1 ऑफ इट्स इन मास ऑफ 6 kg और अदर इन मास 10 kg अटैच्ड। द टेंशन इन द थ्रेड, इस डोरी में कितना तनाव होगा, कितना टेंशन होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है बेटा, T बराबर 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ हो गया 2, दोनों का मास जोड़ लीजिए 16 किलोग्राम, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ऊपर, तो ऊपर हम लिख देंगे मास 6 × 10 और नीचे बेटा दोनों को ऐड कर देंगे तो जाएगा 16 kg। जी की वैल्यू आप 10 ले लें। अगर ऑप्शन देखिए पॉइंट में दे रहा तो समझ जाना कि जी की वैल्यू 9.8 लिया गया है, तो जी की वैल्यू 9.8 ले लो। तो यहाँ से आपको कैंसिल हो गया, 2 8 या 16 हो गया, ये आपका हो जाएगा 60/8 इंटू 9.8। कैलकुलेशन जो भी हो अपने हिसाब से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमारा से देखा जाए। तो यहाँ से आपको मिल गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 9, 49 ये हो गया आपका, है ना, अपॉन 2। तो ये हो गया 73.5 न्यूटन। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 आ रहा है, 73.5। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले पे। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर नाप करें तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए इसका वेट नीचे काम करेगा बेटा 10G, इसका वेट नीचे काम करेगा 6G, टेंशन ऊपर हो गया T, इधर भी टेंशन हो गया T। मोशन की बात की जाए तो ये वेट ज़्यादा है, ये कम है, यानी मोशन इधर होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं इसी क्वेश्चन का। नेट फोर्स कितना हो गया, तो देखेंगे कौन सा फोर्स है जो मोशन करा रहा है। तो यहाँ पर जो भी ये ब्लॉक नीचे जा रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से 10G वजह से, 10G इसको नीचे खींच रहा था। लेकिन जब ये नीचे खींच रहा है तो इस ब्लॉक को ऊपर चलना है, लेकिन इस ब्लॉक को ऊपर चलना है, इसका वेट तो नीचे काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वेट है ये मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन का विरोध कर रहा है। ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, यानी ये दोनों डिफरेंस हो जाएंगे। तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 - 6 इंटू G, और टोटल मास कितना हो गया, दोनों को जोड़ लो 16। तो ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से मिल गई 4G/16, यानी G/4। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इस एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर लेंगे किसी एक ब्लॉक के ऊपर। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, कोई भी एक ब्लॉक ले लो, मान लो हमने इसको लिया, इसमें 2 फोर्स हैं, इसका वेट नीचे 10G, ऊपर है टेंशन, मोशन नीचे हो रहा था यानी फोर्स बड़ा हो गया, तो लिखेंगे 10G माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10 और एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है बेटा G/4। ठीक, तो T उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो T बराबर 10G माइनस 10G/4, ये हो गया 40G माइनस 10G, 30G/4, तो 30G/4, और इसको G की वैल्यू 10 लगा देंगे, 300/4 जब करोगे आप 300/4, तो ये आपको यही वैल्यू मिल जाएगी 73.5। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी हमारी है वो इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, अंडर अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्सेज, जबकि उसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं और सारे फोर्स कैसे नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में लगने वाले फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन में फोर्स नहीं लग रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगे, एक इधर लग जाए एक इधर लग जाए, एक ही लाइन में है, तो ये दोनों मिलके कैंसिल हो सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स है और दोनों कोलिनियर नहीं है, एक फोर्स इधर है, सेम वैल्यू का फोर्स दूसरा लगा हुआ है लेकिन इधर लगा हुआ है, भले ही वैल्यू दोनों की सेम हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मिलकर कैंसिल नहीं होंगे, दोनों मिलकर कुछ रिजल्ट बनाएंगे, इससे ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मूव करेगा। तो कह रहा लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स हो वो नॉन कोलिनियर हो, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, तो हम कहेंगे ऐसा तभी हो सकता है जब कम से कम 3 फोर्स काम करें, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा आपको, ये दोनों फोर्स मिलकर इधर रिजल्ट देंगे, तो अगर तीसरा फोर्स इसके अपोजिट आ जाए तो वो 3 फोर्स मिलकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो मिनिमम हमारे पास नॉन कोलिनियर फोर्स कितने होने चाहिए जो ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकें, वो होने चाहिए 3 से कम फोर्स नॉन कोलिनियर जो होंगे वो बैलेंस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, देखो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा अ ब्लॉक ऑफ मास m, एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हॉरिजॉन्टल खींचा जा रहा है, लेकिन कैसे खींच रहे हैं, बाय अ रोप, एक रस्सी की मदद से, ऑफ मास स्मॉल m, और इसमें रस्सी का भी वजन लेके चल रहे हैं, यानी रस्सी थोड़ा मोटी होगी, तो ये एक मोटी सी रस्सी हमने ले ली और इस रस्सी की मदद से हम खींच रहे हैं। इस रस्सी का अपना भी मास है कितना, स्मॉल m, और इससे पकड़ के हम इसको खींच रहे हैं ताकि ब्लॉक हमारा मूव करे। तो इस केस में कह रहा है इफ अ फोर्स P इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, अगर इस रस्सी के एक किनारे पर फोर्स कितना लगा रहे हैं P, ये P यहाँ पर फोर्स है, इतना फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, तो बताइए फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, रस्सी के द्वारा इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, यानी फोर्स किसके ऊपर पूछ रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, रस्सी के द्वारा, क्योंकि हम तो वैसे भी नहीं लगा रहे हैं, हम तो फोर्स लगा रहे हैं इस रस्सी के ऊपर और रस्सी लगा रही है इसके ऊपर, यानी इसको कौन खींच रहा है, हम खींच रहे हैं रस्सी को और रस्सी खींच रही है इसको, तो रस्सी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है हमसे पूछा है। बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सी बात है भाई, किसी चीज़ के ऊपर फोर्स पूछ रहे हो तो उस चीज़ का हम मास ले लें और उसका एक्सेलरेशन ले लें बस। तो अब इसको ब्लॉक के ऊपर फोर्स पूछा गया है तो ब्लॉक का मास ले लिया जाए और ब्लॉक का एक्सेलरेशन ले लिया जाए। तो ब्लॉक का मास तो हमको मालूम है m, एक्सेलरेशन कैसे लेंगे, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का होगा वही रस्सी का होगा वही पूरे सिस्टम का होगा। और किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स यहाँ कितना लगाया गया मोशन करने के लिए, P लगाया गया है, टोटल मास कितना है, दोनों के मास को जोड़ दिया जाए, m प्लस स्मॉल m, यही वैल्यू यहाँ लगा दो, हो गया आंसर। तो फोर्स हो गया आपका कैपिटल M और एक्सेलरेशन की वैल्यू P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यही आपका आंसर हो गया। तो MP, लेकिन ध्यान रखना है M ऊपर कैपिटल होगा, MP अपॉन M प्लस M, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बम है, बम फूटने वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। अब बम ऑफ मास 9 kg का एक बम है, एक्सप्लोड्स कर गया, फूट गया, ब्लास्ट कर गया इनटू 2 पीस, 2 टुकड़े में टूट गया, ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg। उन दोनों टुकड़े का मास कितना है, एक का है 3 kg, एक का 6 kg। द वेलोसिटी ऑफ मास 3 kg इज 1.6, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 6 kg कितना होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है कि 9 kg का हमारे पास एक बम था जो 2 टुकड़े में बेटा टूट गया, एक टुकड़ा इसका बन रहा है 3 kg का और एक टुकड़ा बन रहा है 6 kg का, जिसमें से 3 kg वाला टुकड़ा कितनी स्पीड से जा रहा है, 3 kg वाला जा रहा है 1.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, और ये वाला टुकड़ा किस स्पीड से जा रहा है ये हमको पता ही नहीं है और हमसे स्पीड पूछा भी नहीं है। हमसे पूछा है इस टुकड़े का यानी 6 kg वाले की आप काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो जाहिर है जब तक स्पीड नहीं मालूम होगी हम काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो पहले आप स्पीड निकालो, इसके लिए हम लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जितना मोमेंटम पहले था फूटने से पहले उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा। तो पहले मोमेंटम कितना था, तो हम कहेंगे पहले इसका मास था 9 kg, वेलोसिटी कितनी थी 0, क्योंकि ये चल नहीं रहा था, रुका हुआ था और अचानक ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद क्या है 3 kg मास है इंटू वेलोसिटी है 1.6 प्लस दूसरा टुकड़ा हमारा 6 kg का है, इसकी वेलोसिटी हमको नहीं मालूम।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा 4.8 प्लस का 6v, जब ट्रांसफ़र करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस सिंबल आ रहा बेटा, ये बता रहा कि जो वेलोसिटी होगी इस टुकड़े की वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। अगर ये टुकड़ा आपका पूरब में गया होगा तो ये टुकड़ा पश्चिम में जाएगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू चाहिए क्योंकि ये वेलोसिटी निकल रही है, हमको चाहिए क्या, स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास वेलोसिटी की वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे केवल वैल्यू चलेगी, डायरेक्शन नहीं चलेगी। तो ये माइनस सिंबल डायरेक्शन के लिए है, इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे। और अगर आप गलती से रख भी लेते हो तो वहाँ पर स्क्वायर करोगे तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर मास किसका, 6 kg का, और 6 kg की स्पीड कितनी आ गई, 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो गया 2 3 जा 6 इंटू 0.64 मल्टीप्लाई कर लो, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1.92 जूल एनर्जी आई है। तो 1.92 जूल आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, पूरा डायग्राम आपको नहीं दिख पाएगा। ठीक है, किसी कोई देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा। चलो इस क्वेश्चन में देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन लिखा है इन द अरेंजमेंट। यहाँ पे अरेंजमेंट ध्यान से देखिए, आपको 2 पुली दिख रही है। इस पुली का नाम बेटा ए है, इस पुली का नाम बी है। यहाँ पर P फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर Q फोर्स लगा है। इस तरह से Q फोर्स लगा के नीचे खींचा गया और इसको P फोर्स लगा के नीचे खींचा गया। ये 2 पुली लगी हुई है, दोनों से एक डोरी आ रही है ऐसे, और इस डोरी के साथ यहाँ पर एक मास लटका हुआ है m किलोग्राम का, m मास लटका हुआ है। और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा और यहाँ भी थीटा, ये बीच में डॉट 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 लगा हुआ है। ऐसे है डायग्राम। क्वेश्चन क्या है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड्स P एंड Q, P और Q दोनों जो एंड है इसकी डोरी के, है ना, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, हमारी जो स्ट्रिंग है वो अनस्ट्रेचेबल है, बिना तनने वाली है। मूव डाउनवर्ड इसको ऐसे खींचा गया है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड u, डोरी को दोनों किनारा पकड़ के आप ऐसे खींच रहे हैं, तो कितनी स्पीड से खींच रहे हैं, u स्पीड से, इधर भी और इधर भी दोनों किनारा पकड़ डोरी का ऐसे खींचा जा रहा है। तो जब ऐसे खींचोगे बेटा तो क्या होगा, ये मास ऊपर खसकेगा। तो आपसे क्या पूछा है, ए एंड बी आर फिक्स, दोनों पुली हमारी फिक्स है। मास m, ये जो m मास है ये आपका मूव करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगा। कितनी स्पीड से, यही पूछ रहा है, कितनी स्पीड से ये मास आपका ऊपर की ओर मूव करेगा। देखिए देखने में बहुत टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा है कि दोनों डोरी का किनारा आप ऐसे खींचेंगे तो सिंपल सी बात है, जब डोरी ऐसे खींचोगे तो ये मास ऊपर खसकेगा, तो ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं, देखो बहुत आसान तरीके से। चलिए इसका तरीका देखिए क्या है, किस तरीके से किया जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन के काम करो बेटा, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लो, ये हमने एक लाइन खींच ली। यहाँ से लिखो जो डिस्टेंस है पूरी, इसका जो मिड पॉइंट ऐसे लाइन आई थी हमारी, एक मिनट इसको हमने काला किया, लाल किया था, सब गड़बड़ हो गया। चलो फिर से देख लो बेटा इसको, इसमें फिर से देख लीजिए। हमने बताया था आपको ये डोरी आई थी ऐसे, क्योंकि हो सकता है ग्राफ आपको हल्का दिखाओ। ये बी हमारी पुली थी, ये ए वाली पुली थी, ये डोरी ऐसे पुली से होते हुए नीचे गई है। इसका किनारा पी माना गया था, इसका किनारा क्यू माना गया था। दोनों किनारे को पकड़ के हम यू स्पीड से नीचे की ओर खींच रहे थे। तो बोला ये जो मास ऊपर जाएगा कितनी स्पीड से जाएगा ये आपको बताना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची, इस डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने वाई मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे पहले आप देखिए ये x है, ये y है और ये हमने मान लिया l। ठीक, ये x, ये y और ये l। आप यहाँ पर पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो बहुत सिंपल तरीका हम बता रहे हैं सॉल्व करने का। l स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो पावर आगे आ गई 2l dl बाई डी एक्स, सॉरी dl बाई डी टी इज इक्वल 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, चूँकि हम इसको
टाइम मान के कर रहे हैं, पहले इसको वेरिएबल मान लिया, पावर आ गया कि फिर जिसको वेरिएबल आपने माना है उसका फिर किया गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2L dl अपॉन dt 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt। अब देखिए dl अपॉन dt, जो L है, ये जो लेंथ है, जब आप डोरी को नीचे खींचेंगे तो जाहिर है ये जो लेंथ है बीच वाली ये कम होगी क्योंकि मास ऊपर जाएगा, और ये जो कम हो रही है इसके कम होने की रेट क्या है, किस रेट से कम हो रही है, जिस रेट से आप इसको नीचे खींचोगे। आप इस डोरी को u मीटर पर सेकंड खींचोगे, 1 सेकंड में u मीटर खींच दोगे तो ये 1 सेकंड में u मीटर जो है कम हो जाएगा। तो dl अपॉन dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन दे रखा है u, ये हो गया 2Lu बराबर 2x dx अपॉन dt, यानी टाइम के साथ साथ x में चेंजिंग। ये जो बेटा x है, ये डिस्टेंस जो है, ये ब्लॉक ऊपर जाए या नीचे जाए या कहीं भी जाए, इस x में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी टाइम के साथ इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये हो गया 0 प्लस 2y dy अपॉन dt। y क्या है, ये चीज़, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और ये किस रेट से चेंज हो रहा है, पर सेकंड कितना ऊपर जा रहा है, यही तो आपसे पूछा है, किसके ऊपर जाने की स्पीड क्या है, यानी यही चीज़ हमसे पूछ रहा है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। मान लो इसकी वैल्यू v है और यही v हमको निकालना है। ये पोर्शन तो हो गया 0, तो ये पोर्शन आपका इतना हो गया 0, तो क्या बचा 2Lu इज इक्वल 2yv, और 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, v आपको निकालना था, तो v की वैल्यू आ गई UL अपॉन y। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में L और Y तो नहीं क्योंकि हमने टेम्परेरी माना था, तो L और Y की वैल्यू निकालने के लिए एंगल क्वेश्चन में ये दिया हुआ है थीटा। जब ये चीज़ थीटा है तो cos थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी cos थीटा की जो वैल्यू मिलेगी y बाई L मिलेगी, यानी यहाँ पे y बाई L की वैल्यू, ये y है ये L है, इसको लिख लीजिए u अपॉन y और इसको नीचे ले आओ y बाई L, और y बाई L को क्या बोलेंगे cos थीटा, तो ऑप्शन आपका u बाई cos थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा था u बाई cos थीटा, हालांकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पहले IIT के मेन के पेपर में, यानी जब मेन एडवांस हो रहा था मेन के पेपर में आ चुका है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लॉक का क्वेश्चन बेटा 3 ब्लॉक्स है यहाँ पर, एक 5 kg का, एक 3 kg का, एक है 2 kg का। ये 5 किलोग्राम का है, ये 3 किलोग्राम का है, ये 2 किलोग्राम का है। इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा गया है। इन दोनों के बीच में जो डोरियां बंधी हुई हैं उनमें आपको टेंशन पूछ रहा है, तो बताइए टेंशन T1 कितना होगा, यानी इस वाले ब्लॉक का टेंशन आपसे पूछ रहा है। तो डायग्राम को देखिए, हो सकता है साफ ना दिख रहा हो तो फिर से आपको बना दें। ये 5 kg का ब्लॉक था, ये 3 kg का ब्लॉक था, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, बीच में डोरी बंधी हुई है, बीच में ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसमें टेंशन दिखला दिया गया इधर T1, तो इधर भी बेटा T1 काम करेगा। यहाँ पे जो डोरी बंधी हुई है इसमें यहाँ पे दिखाया गया T2, तो इधर भी दिखाना पड़ेगा T2 दोनों एंड पर, और फाइनल यहाँ पे हम इसको 10 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो पूछ रहा है इस T1 की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी। तो T1 की वैल्यू कैसे निकालें, देखो पहले तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा, यानी इस तरफ कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो उस एक्सेलरेशन का तरीका हमने आपको बार बार बताया कि नेट फोर्स निकालिए और टोटल मास निकालिए, इससे आपको एक्सेलरेशन मालूम चल जाएगा कि कितने एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना है जो इसको मूव करा रहा है 10 न्यूटन का, और टोटल मास कितना है तो 5 3 2 यानी 10 kg, या क्या 1, यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है। अब हमको T1 की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वाले ब्लॉक को केवल लेंगे 2 kg वाले को, और 2 kg वाले ब्लॉक को लेकर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। ये आपका 2 kg वाला ब्लॉक है, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 10 और इधर फोर्स लग रहा है T1, और ये ब्लॉक जा कहाँ रहा है, ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सॉल्व कर लीजिए, इधर का फोर्स बड़ा हो गया यानी 10 माइनस ये माइनस कर दो T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 2 इंटू ए, तो T1 कितना चला गया, T1 उधर गया, ये इधर आ गया 10 माइनस 2a, जिसमें से a की वैल्यू हमें मालूम है, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 लगा दोगे तो आ जाएगा 8 न्यूटन। तो स्ट्रिंग नंबर 1 जो यहाँ पे लगी हुई है T1 के अंदर टेंशन कितना हो गया 8 न्यूटन। ठीक, पुली वाला क्वेश्चन आ गया। पुली के क्वेश्चन देखिए डायग्राम में बना हुआ है, ये 6 kg का मास है, ये 10 kg का मास है, तो इसका वेट हमारा नीचे काम करेगा 6g, इसका वेट नीचे काम करेगा 10g। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्सेलरेशन बता दिए, टेंशन नहीं पूछ रहा। तो जब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हमें डायग्राम को कुछ नहीं ध्यान देना है, सिंपल से क्या वही फार्मूला लगा दीजिए, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कितना है बेटा, तो नेट फोर्स कितना, देखो मोशन किधर होगा, ये 10 kg वाला, यानी ये मोशन करा रहा है और इसका वेट नीचे काम कर रहा है, लेकिन ये ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, यानी इसका जो वेट है मोशन को अपोज कर रहा है, तो 10g की वजह से मोशन हो रहा है और 6g मोशन का विरोध कर रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो नेट फोर्स हो जाएगा 10g माइनस 6g अपॉन टोटल मास कितना हो, दोनों जोड़ लो 16,
10 में 6 गया आपका 4g/16 यानी g/4। g की वैल्यू 10 लगा दें, 10 में 4 से डिवाइड करोगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 28 द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज इतना। ये हमारा मास दिया हुआ है और ये फोर्स दिया हुआ है। इफ़ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर ये बॉडी शुरुआत में रेस्ट में थी यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, देन वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड, ये टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, तो किसी भी टाइम के बाद स्पीड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस at। वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा फोर्स अपान मास से, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड का। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये हो गया F/m। F कितना है, फोर्स तो वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो पहले इस फोर्स की वैल्यू निकालिए। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √4 और 2 6 √6। तो फोर्स की वैल्यू बेटा आ गई √6। मास कितना दे रखा है 10 kg, और इंटू टी की वैल्यू 10 से 10 कैंसिल आउट, √6 आपका आंसर आ गया। वहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, हाँ टाइम गड़बड़ हो गया, टाइम की वैल्यू 20 दिया आपने 10 लगा दिया, ये 20 है, तो ये 20 होगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2√6 आपका आंसर आ जाएगा, 2√6 आंसर नंबर 1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg मास है, इज एक्टेड अपॉन ए स्टेडी फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ठीक है, ये जो हमारा कह रहा है पार्टिकल है जिसका मास 4 kg है, इसके ऊपर 4 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड, सब 4 चल रहा है। 4 kg मास है, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो बताइए 4 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ जाएगा। तो 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हुए S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें कितना डिस्टेंस जाएगा कितनी देर में, 4 सेकंड में। शुरुआत में कितना था, रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। हाफ एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स अपान मास से इंटू टाइम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालना तो हो गया हाफ, फोर्स कितना लगा 4 न्यूटन का, मास कितना था 4 kg, टाइम कितना है 4 सेकेंड, ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 16/2 यानी 8 मीटर, यानी वो ब्लॉक हमारा 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये थोड़ा अलग टाइप का एक क्वेश्चन आया। कुछ क्वेश्चन बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएंगे, थोड़ा सा अलग मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मास की एक बॉडी है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 30i प्लस 40j। ये कहाँ से स्टार्ट कर रही है, ओरिजिन से, और किस डायरेक्शन में जा रही है। देखिए वेलोसिटी आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है 30i प्लस 40j, यानी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट भी दिया हुआ है। इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है इस बॉडी के ऊपर, और उस फोर्स की भी दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, -6i -5j न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। पूछा द टाइम इन विच द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0। आपको वो टाइम बताना है जब इसका y कंपोनेंट 0 हो जाए, किसका, वेलोसिटी का, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है ये भी हमारी दो कंपोनेंट में होगी, लेकिन उस कंपोनेंट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ ये मालूम है इसका जो y कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, तो आपको vy की वैल्यू दे रखा है, और बोला ऐसा कब होगा ये आप बता दीजिए t टाइम में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इसका y कंपोनेंट कब 0 होगा, यानी वर्टिकल मोशन की बात कर रहा है, तो हर एक चीज़ आप वर्टिकल वाला देखो, आप हॉरिजॉन्टल की चीज़ छोड़ दो। तो हम कहेंगे इनिशियल में यानी शुरुआत में इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, यानी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 40 की। ठीक, फिर लिखेंगे इनिशियल यानी शुरुआत में इसके जो ऊपर जो फोर्स लगा है वो y डायरेक्शन में कितना लगा है, तो y डायरेक्शन में फोर्स लगा है 5 का, और ये माइनस सिंबल बता रहा अपोजिट डायरेक्शन में। फिलहाल हम वैल्यू से मतलब रखेंगे, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है उसके ऊपर। ठीक, और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव है, मतलब नीचे काम कर रहा है, यानी इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इसीलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ऐसा कब हुआ ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पता करेंगे इसमें कितना रिटार्डेशन लगा, यानी कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो फोर्स अपान मास लगा लो, y डायरेक्शन में फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और इस बॉडी का मास कितना दिया था 5 kg, यानी इसके ऊपर जो रिटार्डेशन आया है उसकी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही, कब हो रही है, तो v बराबर u प्लस at इक्वेशन लगा दो। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हमारी कितनी है 40, रिटार्डेशन हमारा काम कर रहा 1 का, और टाइम आपसे पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड बाद ऐसा होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा।
क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की बात किया था तो हर एक चीज़ वर्टिकल लोगे। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वर्टिकल में फोर्स कितना लगा, और ये माइनस सिंबल बता रहा कि फोर्स इस वेलोसिटी के अपोजिट है, यानी ये रिटार्डेशन पैदा करेगा। उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, उसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 kg इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 1 kg, सॉरी ये ग्राम है। एक हमारे पास गोली है, बुलेट है 10 ग्राम का, जो कि एक गन से फायर किया गया। गन का मास कितना, 1 kg। इफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं जिस स्पीड से हमारी बंदूक वापस आएगी, रिवर्स करेगी, उसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द मजल यानी वही बुलेट की स्पीड बतानी है। तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब भी कोई चीज़ आपस में कांटेक्ट में आती है या आपस में एक दूसरे से दूर होती है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 100% अप्लाई होता है। तो शुरुआत में कितना मोमेंटम था, तो शुरुआत में बंदूक का मास कितना दे रखा है 1 kg और उसकी स्पीड कितनी है 0। शुरुआत में जब बंदूक अभी फायर नहीं हुई, मान लो उसी के अंदर गोली है, तो बंदूक का मास ले लिया जाए 1 kg, बंदूक की स्पीड 0, ये मोमेंटम हो गया। बराबर बाद का मोमेंटम क्या है, बाद में दोनों अलग अलग हैं, गोली आगे निकल गई, बंदूक पीछे जाएगी। अब यहाँ पे गोली का मास कितना है 10 ग्राम, इसको किलोग्राम बना लो, ये मास हो गया। कितनी स्पीड से निकली है गोली आगे, वही आपसे पूछा है। प्लस बंदूक का क्या हुआ, बंदूक 1 किलोग्राम की थी और इसकी कितनी वेलोसिटी से पीछे आई है, तो वेलोसिटी आपको दिया है 5, और 5 से ये पीछे आ रही है रिवर्स में, तो -5 ले लेंगे। सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 0, इधर कितना हो गया v/100 और ये हो गया -5। ठीक, ट्रांसफ़र कर लो, v/100 की वैल्यू 5 है, यानी v आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से गोली आगे निकली होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल स्ट्राइक अ बैट विद वेलोसिटी v। एक बॉल है किसी बैट से आके टकराती है v वेलोसिटी से, और बॉल हैज़ मास m, उसका मास m था, और आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिट्रेस इट्स पाथ, टकराने के बाद वो उसी रास्ते पर वापस लौटती है, यानी रिवर्स हो गई। तो व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बैट, तो बैट के द्वारा कितना इम्पल्स लगाया गया, और इम्पल्स बोलते किसको हैं, इम्पल्स बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन को। ठीक है, तो आपसे इम्पल्स पूछ रहा कितना लगा, तो इम्पल्स बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम को, यानी कुल मिला के आप पता कर लीजिए मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना दिया था m, और कितनी वेलोसिटी लेंगे माइनस का v। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर माइनस क्यों लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए बॉल इधर से आई होगी, m है, ये v है, इधर जा रही है तो v पॉजिटिव है, जब बैट से टकराई और उसी रास्ते पर रिवर्स हो गई तो अब इसकी वेलोसिटी हो गई -v, तो फाइनल वेलोसिटी में माइनस लिया गया है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस का 2mv, यानी मोमेंटम में कितना चेंज हुआ माइनस का 2mv। और केवल अगर वैल्यू पूछना हो तो माइनस सिंबल क्या बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि हमने माना है पहले बॉल इधर से आई थी। अगर आप शुरुआत में मान लो कि बॉल इधर से आई थी, अगर वो इधर से आई थी यानी आने वाली वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, और जब टकरा के इधर जाएगा तो उसमें वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, उसमें आप सारा प्लस में आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बोला तो है नहीं किधर से आ रही है, तो सीधे वैल्यू पे ध्यान दीजिए, वैल्यू क्या आएगी 2mv, इसमें मोमेंटम में चेंजिंग आ गया 2mv। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3। एक बॉडी जिसका मास दे रखा है 2 kg का और इसका एक्सेलरेशन दिया है 3, इतने एक्सेलरेशन से ये मूव कर रही है। क्वेश्चन पूछा है द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज होगा 1 सेकंड के अंदर। तो हम जानते हैं जो अप्लाइड फोर्स होता है वो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा ये आपसे पूछा है, टाइम इंटरवल दे दिया कितनी देर के अंदर 1 सेकंड के अंदर, और फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी पता है m इंटू ए से निकाल लोगे, तो m इंटू ए कितना हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, यही हमारा मोमेंटम में चेंजिंग आ गई, यानी आंसर आ गया 6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इक्वल वेट्स ए बी एंड सी। यहाँ पर 3 इक्वल वेट है, ईच ऑफ मास 2 kg, यानी ये 3 ब्लॉक हैं, तीनों 2-2 किलोग्राम के हैं, ये भी 2 किलो का, ये भी 2 किलो का, ये भी 2 किलो का। एक पुली से लटके हुए हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड वेट बी एंड सी, बी और सी के बीच में जो डोरी बंधी हुई है इसके अंदर कितना टेंशन होगा इसमें। तो इसमें टेंशन की पहले डायरेक्शन दिखलाइए, इस वाले पॉइंट के हिसाब से टेंशन ऊपर हो गया T, और इस वाले पॉइंट के हिसाब से नीचे टेंशन लोगे T।
ठीक, अब आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो टेंशन कैसे निकालोगे, देखो पहले तो सबका वेट शो कर दो। इसका वेट नीचे काम करेगा 2g, इसका वेट भी नीचे काम करेगा 2g, और इसका वेट भी नीचे काम करेगा 2g। सबसे पहला काम है मोशन किधर होगा, इधर 2 ब्लॉक है यानी ये नीचे जाएंगे और ये ऊपर जाएगा। और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कैसे निकालते हो कि जो फोर्स मास को सपोर्ट कर रहा है, देखिए ये दोनों नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों नीचे जा रहे हैं किसकी वजह से, इसका वेट भी नीचे है, इसका वेट भी नीचे है, दोनों ऐड हो गया यानी 4g। लेकिन जब ये दोनों नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है जबकि इसका वेट नीचे है, यानी इसका वेट मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि मोशन को विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। तो इस फोर्स को माइनस करोगे, ये हो गया नेट फोर्स। टोटल मास कितना हो गया, 2 किलो 2 किलो 2 किलो यानी 6 किलो। तो हो गया आपका यहाँ से 2g/6 यानी g/3। ये तो हो गया पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। जो पूरे सिस्टम का होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, यानी ये सब के सब ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। अब किसी एक को ले लो, आपको t की वैल्यू चाहिए, टेंशन चाहिए b और c में, तो ये लास्ट वाला जो ब्लॉक है c नंबर वाला, इस c नंबर को अलग कर लो यहाँ से। इसका वेट नीचे काम कर रहा है 2g, ऊपर काम कर रहा है टेंशन, और मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, कितने एक्सेलरेशन के साथ, तो उसकी वैल्यू निकाल ली है g/3। अब सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम लगा दो। इसका वेट नीचे हो गया 2g माइनस टेंशन ऊपर t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 2 × a। सॉल्व कर लो इसको, 2g माइनस t बराबर 2, a की वैल्यू g/3, तो t बराबर हो गया 2g माइनस 2g/3 यानी 6g माइनस 2g यानी 4g/3। ये आपका आंसर हो गया। अगर पूरा सॉल्व करना है तो g की वैल्यू लगा लो 10, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3 यानी 13.3 न्यूटन। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे दिख रहे हैं, बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। 35 नंबर है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी किस काम के लिए, यही टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन भी इसी तरह था, लेकिन ऑप्शन चेंज है इस बार। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें फोर्स की जरूरत नहीं है किस काम के लिए। पहला ऑप्शन दिया एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। जैसे ही वेलोसिटी बोला, इसमें दो चीज़ हो गई, स्पीड और डायरेक्शन, यानी कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट, ना तो स्पीड बदले ना डायरेक्शन बदले और सीधे चलता रहे। इसके लिए हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है, नो फोर्स रिक्वायर्ड, तो ये पहले ही ऑप्शन सही हो गया, हमें इस काम के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर में घूमोगे तो बार बार घुमाना पड़ेगा यानी फोर्स चाहिए। तीसरे में ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा तो फोर्स चाहिए। चौथा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन इलेक्ट्रिकल पाथ पे चलेगा तेरा मेरा तो भी हमको फोर्स चाहिए, तो पहले के लिए फोर्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू फायर अ बुलेट विद ए गन, जब किसी गन से आप बुलेट को फायर करते हो, द रिकॉइल बैक, वो रिकॉइल बैक करती है यानी बंदूक पीछे हटती है। इफ इट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बेटा, इसमें कौन सा ला लगेगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, थ्रस्ट प्रोवाइडेड बाय द एजेक्टेड गैस, जो गैस निकलती है वो पीछे धक्का मारती है, ऐसा नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में कह रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ, ये पहले भी हो चुका। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो किस पे बेस होता है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही सोचने वाला, किसमें कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, दो फोर्स होते हैं एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों काम करते हैं किस पर, सेम ऑब्जेक्ट पर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, नथिंग कैन बी पर, कुछ नहीं कह सकते। तो बेटा देखो ये हमारा मेज है, इस मेज के सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक का सारा वेट काम करेगा मेज के ऊपर, यानी हम कह देंगे कि जो ब्लॉक है ये ब्लॉक मेज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये मेज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको बोलते हो रिएक्शन। ब्लॉक जो है मेज पे फोर्स लगा रहा और मेज ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा, तो ब्लॉक जो मेज के ऊपर लगा रहा वो हो गया एक्शन और मेज जो ब्लॉक के ऊपर लगा रहा वो हो गया रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा अ कार मास 1000 kg इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाइड, स्टॉप द कार। हमारे कार का मास इतना है, इतनी स्पीड से जा रहा था, जब ब्रेक अप्लाई किए तो रुक गई। क्वेश्चन है इफ द एवरेज रेसिस्टिव फोर्स, अगर एवरेज फोर्स लगाया गया है 4000 न्यूटन का, ये कौन सा फोर्स है, रेसिस्टिव फोर्स जिसको रोक रहा था,
ठीक है। तो इन हाउ मच टाइम विल द कार स्टॉप, तो कार कितनी देर में रुक जाएगी, तो कार कितनी देर में रुकेगी, टाइम पूछ रहा है, तो पहले पता करो एक्सेलरेशन कितना हुआ, और यहाँ पर इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे क्योंकि रोकने का काम कर रहा है। फोर्स कितना लगा है, तो फोर्स लगा है 4000 न्यूटन का, मास कितना था कार का 1000, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया था उसकी वजह से जो रिटार्डेशन पैदा हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके हिसाब से स्पीड चेंज होगी और फाइनली वो रुक जाएगी। तो कह रहा रुकने में कितना टाइम लगेगा, तो v बराबर u प्लस 80 लगाओगे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल आपकी स्पीड दे रखा था 40 की स्पीड से जा रही थी, और एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव लगेगा क्योंकि रोक रहा है, इसकी वैल्यू लेंगे -4, और टाइम आपसे पूछा है तो -4t = 40 हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 10 तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 10 सेकेंड में कार रुक जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आ लिफ्ट ऑफ मास 200 kg इज मूविंग अप, एक लिफ्ट है जिसका मास 200 किलोग्राम है और ये ऊपर की ओर जा रही है, कितने एक्सीलरेशन से, 3 की एक्सीलरेशन से। तो बताइए टेंशन कितना होगा। आपने बताया था किसी भी लिफ्ट के केस में डोरी के अंदर जो टेंशन होता है उसका फॉर्मूला होता है mg+a, अगर ऊपर जा रही है तो प्लस और नीचे आ रही होती तो माइनस। तो टेंशन आपसे पूछा, मास दे दिया इसका 200 किलोग्राम, g की वैल्यू बेटा 10 दिया हुआ है और a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 3 दिया हुआ है, ये 13 हो जाएगा, 13 2 26, यानी आंसर आ गया 2600 न्यूटन। इतना इसके ऊपर टेंशन काम कर रहा है डोरी के ऊपर। 41 में देखिए यहाँ पे 3 ब्लॉक बंधे हुए हैं बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है 3 ब्लॉक्स विद मासेज m 2m 3m, यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, ये m है, ये आपका 2m है, ये आपका 3m है, और ये आपस में एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए हैं, और फाइनली इसको F फोर्स लगाकर ऊपर की ओर खींच रहे हैं और ये ऊपर मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा, आपको कन्फ्यूजन इसमें होगा, लेकिन बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सोल्यूशन नहीं करना है कुछ। लिखा 3 ब्लॉक है m 2m 3m, ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और जब इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाया गया F ऑन ब्लॉक m, किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, m के ऊपर, इस छोटे वाले के ऊपर, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, इसको ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन सब आपस में बंधे हुए इसलिए सब के सब ऊपर जाएंगे। द मासेज, यहाँ पे लाइन ध्यान से पढ़िए, द मासेज मूव अपवर्ड एट कॉन्स्टेंट स्पीड v, यही मेन पॉइंट है क्वेश्चन का, कि सारे ब्लॉक जो हैं, ये सारे मासेस जो हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी एक नियत चाल से, एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस वर्ड को पकड़िए बेटा, जब कांस्टेंट स्पीड है यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, जब स्पीड में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, यानी इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है। जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 आ गया तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर बेटा कोई टेंशन नहीं होगी। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो किसी तरह का कोई फोर्स इनके बीच में आपस में काम नहीं करेगा। तो आंसर क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, इस 2m के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हम कहें बेटा कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आप इसके ऊपर हमसे फोर्स पूछ रहे हो तो हम इसका मास लेंगे और एक्सेलरेशन लेंगे जो पूरे सिस्टम का होगा, लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी, इसके 0 होने की वजह से सबको 0 कर देगा, यानी फोर्स का आंसर आ जाएगा 0, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में बेटा कह रहा है 3 ब्लॉक A, B एंड C, इस बार भी आपके पास 3 ब्लॉक बने हुए हैं, ये बड़ा वाला A है, B है, ये C है। वैल्यू दे रखा है, ये 4 किलो का है, ये 2 किलो का है और ये 1 किलो का है। आर इन कॉन्टेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज सोन इन द फिगर, इफ अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक के ऊपर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं कितना, 14 न्यूटन, और लगा के इसको खींच रहे हैं, तो ये तीनों एक साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। तीनों एक साथ बढ़ेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से बढ़ेंगे, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालोगे, फार्मूला फिर वही लगेगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स बेटा कितना है 14 न्यूटन का, और टोटल मास हो गया 4 2 6 1 7 या 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है पूरे सिस्टम पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी हम तो इस 4 किलो वाले को खींच रहे थे, इस 2 को कौन खींच रहा है, ये 4 किलो वाला खींच रहा है। ठीक, या खींच रहे हो मतलब डोरी नहीं बंधी हुई है, यानी फोर्स आप इधर से लगा लो, इस तरह समझ लो कि इसको धक्का दे रहे हैं इधर 14 न्यूटन, और ये इधर चलेंगे ऐसे। तो ये 4 किलो वाले को हम धक्का दे रहे हैं, तो इस 2 किलो वाले कौन चला रहा है, ये धक्का दिया होगा, तो इन दोनों के बीच में आपस में कितना फोर्स है, इसको अलग ब्लॉक बना के समझेंगे। ये 4 किलो वाला था, ये 2 किलो वाला था। एक्चुअल में जब इसको हम यहाँ पे धक्का दिए होंगे 14 न्यूटन का, तो इसने जाके इसको धक्का दिया होगा ऐसे,
कोई फोर्स लगाया होगा, वो मान लो फोर्स हमारा F है। तो जब इसको ये धक्का दिया होगा तो ये भी इसको धक्का देगा इधर, सेम फोर्स से, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, और यही इनके बीच का क्या होगा, आपस का फोर्स होगा, यही आपसे पूछ रहा है। अब इसको निकालने के लिए किसी एक ब्लॉक को ले लिया जाए, तो हम इसी ब्लॉक को ले लेते हैं अलग। इस 4 kg वाले ब्लॉक को अलग ले लो, जिस पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक 14 न्यूटन का इधर काम कर रहा है और इधर से इसका रिएक्शन लग रहा था F, और ये ब्लॉक जा कहाँ रहा है, ये ब्लॉक जा रहा है इस तरफ। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो वैल्यू हमने निकाल ली है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जाहिर है इधर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो इधर वाला फोर्स जब बड़ा होगा तो वैल्यू किसकी लोगे, 14 माइनस F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 4 इंटू ए। सॉल्व कर लो बेटा, F उधर चला गया, 14 माइनस 4a, a की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, यहाँ 2 लगा दो, तो 14 माइनस 8 यानी 6 न्यूटन का फोर्स इनके बीच में आपस में काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दिख रही है, एक स्ट्रिंग ऐसे बंधी हुई है दीवार के साथ, इधर टेंशन है, एक स्ट्रिंग ऐसे दिखा रहा है, इसमें इधर टेंशन हो गया, ये O पॉइंट है, यहाँ से एक मास लटका हुआ है M, इसका वेट नीचे काम करेगा mg। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, ऐसे दीवार से बंधी हुई है स्ट्रिंग, ये एंगल दिया है 30 डिग्री का। ये आपका डायग्राम है। क्वेश्चन है, अ मास M इज हंग विद ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली स्ट्रिंग है, इसके अंदर कितना टेंशन है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला टेंशन आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना टेंशन है। तो ये स्ट्रिंग पूरी हमारी एक ही है, तो टेंशन की वैल्यू भी एक ही जैसी लिखी गई है T। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचिए आप, ये एंगल बेटा 30 डिग्री है, ये 90 है, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और जब ये 60 हो गया, इस T के 2 टुकड़े कर लिए जाए, 2 कंपोनेंट। इसका एक कंपोनेंट कॉस की तरफ का एंगल तरफ काम करेगा T cos 60, और एक इधर काम करेगा T sin 60। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारा ये जो ब्लॉक जो लटका हुआ है, ये हवा में, ये बैलेंस है, यानी ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो गया। तो यहाँ से T cos 60 की वैल्यू आपको मिल गई mg, और इधर वाला फोर्स बराबर हो गया, यानी T sin 60 इज इक्वल, यहाँ पे जो भी टेंशन दिया है स्ट्रिंग का, ये आपको निकालना था T डैश, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाए बेटा, cos 60 की वैल्यू आप लगा दो, यहाँ से आप cos 60 की वैल्यू लगा दोगे 1/2, ये हो जाएगा T/2 बराबर mg। तो यहाँ से T की वैल्यू मिल जाएगी 2mg, और ये 2mg यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, तो 2mg sin 60 की वैल्यू लगा दीजिए √3/2 इज इक्वल T डैश। ये T इसका वाला टेंशन था इधर वाली स्ट्रिंग का, और इधर वाले का T डैश है, वो ये में निकालना है। तो सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया √3mg बराबर T डैश। तो इस वाली स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, √3mg। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलो 44 नंबर देखो बेटा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो कनेक्ट करता है किन 2 क्वांटिटी को, यानी किन के बीच ये रिलेशन बताता है। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो रिलेशन बताता है फोर्स और मोमेंटम के बीच का, यानी फोर्स बराबर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 45 क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक हमारे पास 5 ग्राम की बुलेट दिया हुआ है, और ये 100 की स्पीड से मूव कर रही थी, और एक लकड़ी के अंदर घुस गई, और 6 सेंटीमीटर घुसने के बाद वो रुक गई। तो एवरेज रेसिस्टिव फोर्स आप बताइए, उस लकड़ी के द्वारा बुलेट के ऊपर कितना रेसिस्टिव फोर्स लगा हुआ है जो उसको रोक रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो वही होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन वाला, और मास आपको बुलेट का यहाँ पे लेना है। बुलेट का मास आपके पास है 5 ग्राम, तो 5/1000 ये ले लिया गया, और ए जो है ये हमें पता करना पड़ेगा, वही वहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हम कैसे लगाएंगे, तो उस ब्लॉक के अंदर, उस लकड़ी के अंदर घुसने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 6 सेंटीमीटर चलने के बाद वो रुक गई, तो यानी हम एक लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2as, इस इक्वेशन में लगाएंगे। फाइनली हमारी गोली रुक जाती है, 0 हो गया। इनिशियल स्पीड उसकी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2a कितनी दूर जाती है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसको मीटर बना लीजिए 100।
इसको ट्रांसफ़र कर लो बेटा, 2a 6/100 इज इक्वल माइनस 100 का स्क्वायर। अब इसको खुद नंबर बड़ा टेढ़ा मिल रहा है आपको, 2a इंटू 6 यानी 12a बराबर ये 100 भी मल्टीप्लाई में गया तो आपको माइनस का मिल जाएगा 100 के पावर 3, तो a की वैल्यू आ गई माइनस की 100 के पावर 3/12, और ये a की वैल्यू वहाँ पे लगा दिया जाए तो आंसर आपको मिल गया 5/1000 इंटू a की वैल्यू मिल रही 100, 3 टाइम्स आपको लिखना है, बाकी माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रेसिस्टिव फोर्स है तो माइनस सिंबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आपके पास मिल गया 12 भी मिलना है बेटा, नीचे 12 भी मिलेगा और इंटू अब कुछ नहीं होगा, a की वैल्यू 103 टाइम्स अपॉन a, तो ये हमारा 3 जीरो इनके 3 जीरो से कैंसिल आउट हो गया। आपको कितना मिल गया यहाँ पे, 4 से कैंसिल कर लें, 4 3 25 यहाँ से मिल जाएगा 125 और 10 हो गया 1250, नीचे हो गया 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 7 जा 21, लगभग 417 के आसपास आंसर मिल जाएगा। तो 417 न्यूटन आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें लिखा हुआ है मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो मोशन ऑफ रॉकेट का जो मोशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, रॉकेट में क्या होता है, जो भी ईंधन जलता है उसकी जो गैसें नीचे आती हैं जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से वो ऊपर भागता है। तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन किस पे डिपेंड करता है, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। नेक्स्ट है एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, किसी बॉडी का किसी लिफ्ट के अंदर जो वेट आपको महसूस हो रहा है वो है 4 kg का। देखिए लिखा है वेट और दे रहा मास के फॉर्म में, यानी इसमें जी से मल्टीप्लाई करोगे तब ये न्यूटन बनेगा। इफ द ट्रू वेट, बॉडी का जो ट्रू वेट है वो कितना 4.8 kg, यानी एक्चुअल में उसका वेट है 4.8, लेकिन उसको लिफ्ट में महसूस कितना हो रहा है 4, तो कम महसूस हो रहा है ना, इससे आइडिया लग गया कि लिफ्ट नीचे जा रही होगी। तो हमारा केस कौन सा लगेगा, लिफ्ट नीचे जा रही है और हमको एक्सेलरेशन बताना है, तो ये तो मालूम चल गया लिफ्ट नीचे जा रही है, यानी ऑप्शन हमारा इन दोनों में से कोई सही होगा। अब कितने एक्सेलरेशन जा रही है, तो फॉर्मूला लगा हुआ T बराबर mg-a, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो फॉर्मूला क्या होता है -a, तो T कितना लोगे, टेंशन कितना है, टेंशन बताएगा कितना महसूस हो रहा है, तो महसूस कितना हो रहा है बेटा, 4 kg, ये हो गया 4 और ये kg में इसको फोर्स बनाने के लिए g से मल्टीप्लाई, मास g माइनस a की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मास कितना है, तो मास तो आप लिखोगे 4.8। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि वो चीज़ तो आप 4.8 ले रहे हो जिसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये टेंशन है, टेंशन फोर्स को कहते हैं, टेंशन बोलते हैं फोर्स को, इसकी यूनिट होनी चाहिए न्यूटन, तो इसको हमने न्यूटन बनाया है, और जबकि ये मास था। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो, अब कितना आ गया, अब आपकी वैल्यू मिल गई, फोर्स इसको कैंसिल आउट कर लें, 1.2 ब्रैकेट को ओपन कर लें, 1.2g माइनस 1.2a, इसको 1.2a इधर ले आओ, और 1.2g में से g गया तो पॉइंट का 2g बच गया, तो a की वैल्यू आ गई, पॉइंट से पॉइंट हटा दें, g/6 आपका आंसर हो गया, और g की वैल्यू आप लगा दीजिए 9.8 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल कर लो, 1.63, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ कहीं करने में। फिर से किया जाए एक बार क्वेश्चन को जरा बेटा, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है। चलो क्वेश्चन क्या था कि बॉडी का जो वेट है वो 4 kg है और ट्रू वेट जो है वो 4.8 kg है, इसका मतलब हमको वेट कम महसूस हो रहा है, यानी लिफ्ट हमारी नीचे की ओर जा रही है, तो लिफ्ट की डोरी में जो टेंशन होगा वो होगा mg-a के बराबर। ट्रू वेट कितना है, सॉरी लिफ्ट में कितना वेट महसूस हो रहा है 4 kg का, तो 4 इंटू जी की वैल्यू आप लगा दीजिए 9.8। ठीक, मास कितना दे रखा है बॉडी का 4.8 इंटू जी की वैल्यू 9.8 माइनस a। ठीक, अच्छा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया जाए, हम यहाँ पे पॉइंट इसलिए ले लिए जी की वैल्यू क्योंकि सारे आंसर आपके पॉइंट में आ रहे हैं, इस वजह से हमने लिया है। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, इसको डेसिमल से डेसिमल हटा लीजिए, 4 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल 9.8 माइनस a। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, और सॉल्व हो सकता है ये 49 डिवाइडेड बाई 6, a को इधर ले आओगे तो a बराबर हो जाएगा 9.8 माइनस 49 बाई 6। अब देखिए शायद आंसर आपको मिल जाए, तो ये आइडिया लग रहा है 6 यानी 8 पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा 8.1 के आसपास, आपका इधर है 9.8 माइनस का 8.1, तो
तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आ रहा है लमसम में अगर आंसर निकाला जाए 9.80 और इसमें से 8.1 माइनस किया जाए 0 तो आपको मिल जाएगा 1.7 के आसपास आ रहा है, यानी ऑप्शन में ही कोई मिस्टेक है। ठीक है बेटा, ऑप्शन में ही कोई मिस्टेक इसमें है लग रहा। चलो लमसम में आइडिया तो मिल गया कि 1 पॉइंट कुछ आना है और डाउनवर्ड जाना है, तो फिलहाल इस ऑप्शन को हम लोग सही कर लेते हैं। और हो सकता है जी की वैल्यू 10 लेके एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ क्रिकेटर कैच अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग टुवर्ड। एक क्रिकेटर है, एक खिलाड़ी है जो अपनी ओर आने वाली 150 ग्राम की गेंद को कैच कर लेता है विद एम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, जो कि 20 की स्पीड से आ रही थी, एंड स्टॉप द बॉल इन 0.1 सेकंड, और 0.1 सेकंड के अंदर बॉल को उसने रोक दिया। तो बेटा बॉल जब इसकी तरफ आ रही थी तो उस बॉल के पास मोमेंटम रहा होगा मास इंटू वेलोसिटी से। मास बॉल का था 150 ग्राम, इसको किलोग्राम बना लीजिए, और कितनी स्पीड से बॉल आ रही थी 20 की स्पीड से। ये 2 जीरो हमने यहाँ से कम कर दिए तो हो गया आपका 30/10 यानी 3। तो बॉल के अंदर मोमेंटम कितना था 3 का, और जब बॉल रुक गई तो उसका जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना हो गया 0, यानी मोमेंटम में कितना चेंज आया तो इतने का ही चेंज आया। और कितनी देर में आया 0.1 सेकंड के अंदर, टाइम इंटरवल हो गया 0.1 सेकंड। तो कितना फोर्स लगेगा उसके हाथ पर, कितने फोर्स लगेगा तो F बराबर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज हुआ 3 का 0.1 सेकंड के अंदर, यानी हो गया 30 न्यूटन। उसके हाथ पर 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन है। अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। एक किताब मेज पर रखी हुई है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड रिएक्शन ऑन द टेबल ऑफ द टेबल ऑन द बुक। कह रहा है एक बुक टेबल पर रखी हुई है, तो ये जो टेबल इस मेज के ऊपर जो एक्शन लगा रही है यानी अपना फोर्स लगा रही है उसका, और ये जो मेज है वो मेज इस टेबल के ऊपर जो रिएक्शन लगाएगा ऊपर की ओर इसके, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है। तो जाहिर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। एक्शन और रिएक्शन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए एंगल हो जाएगा 180। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 12 यानी 12 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के हमारे पास 12 सिक्के हैं, आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक, इस तरह से 12 सिक्के बेटा रखे हुए हैं। टोटल कितने सिक्के रखे हैं मैं गिनती नहीं करनी है, इसीलिए अंदाज से बना लो, या चलो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 12 सिक्के रखे हुए हैं। हर एक सिक्का कितना 1 रुपये के सिक्का है, जिसका मास दे रखा है 20 ग्राम का। हर एक सिक्का 20 ग्राम का, ये 12 सिक्के रखे हुए हैं। द रिएक्शन, ध्यान से पढ़िएगा, रिएक्शन ऑफ द सेवेंथ कॉइन, जो 7वां सिक्का है, और गिनती कहाँ से की रहा है फ्रॉम बॉटम, नीचे से जो 7वां सिक्का होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सिक्का 7th नंबर वाला, इस सिक्के की बात कर रहा है कि द रिएक्शन ऑफ द 7th ऑन द 8th। ये जो 7 नंबर वाला है ये 8th वाले पर है, ऊपर क्या 8th वाला, तो 7 वाला 8th वाले को कितना रिएक्शन दे रहा है, कितना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो जाहिर है कि 7 वाला रिएक्शन वही देगा जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो 7 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये पता कर लो और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा 7 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, इसके ऊपर जितने सिक्के हैं ये लगाएंगे। और 7 के ऊपर कितने सिक्के 5 सिक्के हैं, और 5 सिक्के का जो वजन होगा वेट ऑफ 5 कॉइन्स, जो 5 कॉइन्स हैं इनका वेट कितना बनेगा मास इंटू जी। तो मास कितना है 5 सिक्कों का, एक सिक्के का मास है 20 ग्राम, तो 5 सिक्कों का मास हो जाएगा 20 इंटू 5, ये ग्राम में है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो किलोग्राम हो गया, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 20 और 200/1000 हो गया, इससे कैंसिल आ गया 1। ठीक, तो ऊपर के जो 5 सिक्के हैं उसका वजन 7 के ऊपर पड़ रहा है, 7 के ऊपर यानी फोर्स लग रहा है कितना 1, तो 7 भी इसके ऊपर रिएक्शन देगा 1, तो आंसर आ गया 1 न्यूटन। ठीक, तो बेटा इस तरह से ये हम लोग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमने बताया इस क्वेश्चन में हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी लिया था, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिनाई हुई लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इजी थे। सेकंड वीडियो जो आएगी उसमें फ्रिक्शन को शामिल करते हुए जब लेंगे तो उसमें कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन रखे जाएंगे। उम्मीद है बेटा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपको पसंद भी आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बांटें। ठीक है, थैंक यू बेटा।